Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, हम फिर से लौट आए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिड्रेसल एजेंसीज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कंज्यूमर्स को कुछ रिड्रेसल एजेंसीज प्रोवाइड करी गई थी। 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी है, जिसमें 3 यहाँ पर आपको अलग अलग रिड्रेसल एजेंसी मिलेंगी, जहां पर कंज्यूमर के साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, या फिर कोई मिसबिहेव होता है, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी देखने को मिलती है, तो कंज्यूमर अपनी फाइल कर सकता है केस को, ठीक है, इन अलग अलग जगह जाकर। तो आइए देखते हैं क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं और क्या इनमें जो पॉइंट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पर है हमारा वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड है स्टेट कमीशन एंड थर्ड वन इज नेशनल कमीशन। अगर हम बात करें सेटअप की, तो किन्होंने इसे शुरू किया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये सेटअप हुआ है बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन भी सेटअप हुआ है सेम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो नेशनल कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप हुआ है। अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है और अदर मेंबर्स 2 होते हैं। ये जो अदर मेंबर्स हैं उसमें एटलीस्ट 1 मेंबर वुमेन होनी चाहिए। ओके, वैसे ही अगर मैं स्टेट कमीशन की बात करूं, तो यहाँ भी टोटल 3 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो उसमें प्रेसिडेंट होता है और अदर 2 मेंबर्स होते हैं आपके। ओके, इसके साथ साथ ये जो अदर मेंबर्स हैं जो 2 हैं, उसमें एक आपकी वुमेन होनी चाहिए। वैसे अगर मैं नेशनल कमीशन की बात करूं, तो यहाँ पर टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक तो आपका प्रेसिडेंट होता है वह, और अदर मेंबर्स 4 होते हैं, और इसमें एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी वुमेन। तो इसमें भी एक मेंबर जो होनी चाहिए वुमेन होनी चाहिए अदर मेंबर्स में से। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वैल्यू ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पर कंज्यूमर किस वैल्यू तक कंप्लेंट कर सकते हैं, तो अगर कंज्यूमर कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू अप टू 20 लाख है, तो वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेंट करेंगे। वैसे ही अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मोर देन 20 लाख है लेकिन 1 करोड़ तक है, ठीक है, तो वो कहाँ पर आएंगे, स्टेट कमीशन में आएंगे। और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा की है, तो वो नेशनल कमीशन में जाके अपना केस फाइल करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से ये जो अलग अलग फॉरम है, कमीशन है, कंप्लेंट को हैंडल करती हैं, तो पहला क्या होता है, रिसीविंग कंप्लेंट। ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम को सबसे पहले कंप्लेंट रिसीव होती है किसी भी कंज्यूमर से। फिर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टू द अपोजिट पार्टी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो उनकी इंफॉर्मेशन ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम दे देता है कि भैया आपके खिलाफ कंप्लेंट हमें मिली है। इसके साथ साथ सेंडिंग सैंपल्स ऑफ गुड्स टू लेबोरेटरी फॉर टेस्ट, जो भी कंज्यूमर ने कोई गुड्स परचेज किया है तो उसका सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाता है टेस्ट के लिए, ठीक है, कि उसमें क्या कमी है। इफ गुड्स आर डिफेक्टिव, और अगर गुड्स को डिफेक्टिव पाया जाता है तो क्या होता है, एप्रोप्रिएट रिड्रेसल टू द एग्रीव्ड पार्टी इन फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट या फिर कंपनसेशन। तो अगर गुड्स में डिफेक्ट पाया गया, तो ये जो रिड्रेसल एजेंसी है ये क्या करेगी, जो भी कंज्यूमर है या जो भी एग्रीव्ड पार्टी है जिसने फाइल किया है केस, उसको क्या मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगा। रिलीफ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो रिप्लेसमेंट की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा उसका, या उसे कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिल सकता है। अगर हम कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर की बात करें स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में, वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम की तरह। इसके बाद जो लास्ट यहाँ पर हमारा डिफरेंस आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ रीअपील। रीअपील का मतलब होता है कि अगर सपोज आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने फाइल किया था केस, लेकिन आप उनके जो जजमेंट उन्होंने दी है आप उससे खुश नहीं हो, सहमत नहीं हो, तो कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आगे वाली कमीशन में अपने केस को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर कितना डेज की लिमिट होती है, तो विद इन 30 डेज ऑफ डिसीजन टू द स्टेट कमीशन। तो अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से कोई कंज्यूमर खुश नहीं है उसकी जजमेंट से, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में अपना केस को ट्रांसफर कर सकता है। वैसे सपोज किसी ने स्टेट कमीशन में अपना केस फाइल किया था लेकिन वो उनकी जजमेंट से खुश नहीं है, तो उसके आगे नेशनल कमीशन में अपना केस ट्रांसफर कर सकता है। तो विद इन 30 डेज ऑफ डिसीजन टू द नेशनल कमीशन, तो स्टेट कमीशन के डिसीजन आने के 30 दिन के अंदर वो नेशनल कमीशन में ट्रांसफर कर सकता है। वैसे अगर सपोज करते हैं कि कोई नेशनल कमीशन में किसी ने केस फाइल किया था, ठीक है, और वो उसके जजमेंट से खुश नहीं है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस को फाइल कर सकता है। तो विद इन 30 डेज ऑफ द डिसीजन टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इन तीनों के बीच में डिफरेंस, कि डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, कब सेटअप किया गया है, मेंबर्स, वैल्यू ऑफ कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है, रीअपील क्या है, वैसे स्टेट कमीशन के भी और नेशनल कमीशन के भी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं आज की, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।